नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस्लामिक टेररिज्म के बारे में समझने वाले। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, पर अब सिलेबस में है, कंट्रोवर्शियल हो या ना हो समझना हमारा मकसद है। इस्लामिक टेररिज्म, जैसा कि हम बाकी सारे टॉपिक्स को जिस हिसाब से समझते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। मेरे भाई, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा रिलीजन और टेररिज्म। दूसरा समझाता हूं। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा वाई मोर विद इस्लाम। तीसरा रहेगा वाई अगेंस्ट इंडिया। समझते हैं रिलीजन और टेररिज्म, क्या धर्म और आतंकवाद में क्या कोई रिश्ता है? यदि रिश्ता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरा कि ये जो रिश्ता है ये इस्लाम से ज्यादा क्यों है? समझ रहे? धर्म और आतंकवाद का ये जो रिश्ता है वो इस्लाम में इतना ज्यादा क्यों है? जो हम आप ये जो व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि माना कि सब नहीं होते पर यही क्यों होते हैं, या फिर माना कि सब होते हैं पर इनमें ज्यादा क्यों होते हैं, इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो कि यूपीएससी के सिलेबस में। तीसरा जो होगा वाई अगेंस्ट इंडिया। अगर भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं, 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से भारत सेकंड प्लेस पे था और इंडोनेशिया टॉप पे था। ठीक है, अगर किसी कंट्री की बात करें मुस्लिम मेजॉरिटी में, मेरे हिसाब से इंडिया सप्रेस कर चुका होगा अब तो अगर मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है, या फिर सेंसस रिपोर्ट की बात करें सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम अगर इंडिया के अंदर हैं पूरे दुनिया में, तो लॉजिकली तो होना नहीं चाहिए ना। मतलब इस्लामिक टेरर अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों मार रहे हैं? बम जब गिरेगा तो पूछ के तो नहीं ना फटेगा भाई कि तुम मुस्लिम हो तो चल दो, हम फटने वाले हैं। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा ना कि बम गिर गया खान सर कोचिंग सेंटर में तो अरे वो तो खान सर हैं तो नहीं फटेंगे हम। ऐसा तो नहीं होगा, फटेगा तो सबके लिए, क्षति तो सबको पहुंचेगी। तो आखिर ये इस्लामिक टेरर क्यों इनके खिलाफ, समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं इस्लामिक टेररिज्म में। जो पहला हमारा टॉपिक है, धर्म और आतंकवाद के बीच में क्या कोई रिश्ता है? दो एस्पेक्ट से समझेंगे। एक एस्पेक्ट कहता है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई रिलीजन की जो बेसिक मतलब होता है, पहले समझिए। धर्म, रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन का मतलब होता है धर्म, धर्म। ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखते हैं धर्म। धर्म जो है ये ध्र वर्ड से आया है। धर्म जो है ये ध्र वर्ड से आया है, ध्र। ठीक है, धर्म जो है ये ध्र वर्ड से आया है, जिसका अनुवाद होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य। धर्म जो शब्द है वो ध्र संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद होता है धारण करने योग्य, जो चीज धारण करी जा सके, यानी एक्सेप्टेबल वैल्यूज। यानी एक्सेप्टेबल वैल्यूज। क्या आतंकवाद धारण करने योग्य है? क्या दहशत फैलाना एक्सेप्टेबल वैल्यूज है? बिल्कुल नहीं है। यानी सर जो बेसिक मतलब हुआ धर्म का वो उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो तो नॉर्थ पोल हो गया ना भाई। धर्म है एथिकल और टेररिज्म है अनएथिकल। यानी सर अगर हम रिलीजन के बेसिक कोर को समझें तो कभी भी हम टेररिज्म और रिलीजन को तो लिंक ही नहीं कर सकते ना। और समझाता हूं मेरे भाई, फिलोसॉफी ने रिलीजन को 3 लेयर्स में बांटा हुआ है। रिलीजन को 3 लेयर्स में बांटा हुआ। एक होता है कोर वैल्यू, फिर आता है फेथ, और फिर आता है प्रमोशन। चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैन, बुद्ध, कोई भी सिख, कोई भी धर्म, मेरे भाई कोर वैल्यूज किसी भी धर्म के एक ही चीज सिखाती है, लव, कंपैशन, सर्विस। ये 3 चीज। अरे भाई, प्रेम, दया, प्रेम कंपैशन मतलब दया और सर्विस मतलब सेवा।
प्रेम, दया, सेवा, यही 3 चीज तो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी रिलीजन, यही तो सिखाती है। कोर वैल्यू किसी भी धर्म का होता है प्रेम, दया, सेवा। किसी के प्रति प्रेम रखना, दया रखना, कंपैशन रखना, ब्रदरहुड रखना और सेवा, सर्विस देना, यही तो कोर वैल्यू होती है। जब हम इस लेयर से ऊपर आते हैं, इस लेयर से बढ़ने लगते हैं, तब हम कोर वैल्यू से डेविएट होने लगते हैं। हम इस कोर वैल्यू जो कि प्रेम, दया, मैं लिख देता हूं भाई, प्रेम, दया, सेवा, ये जो प्रेम, दया, सेवा है, इससे हम जब डेविएट होने लगते हैं, जब हम फेथ वाली लाइन पे आने लगते हैं, जब हम कहने लगते हैं कि मेरा गॉड तेरे वाले से बड़ा है, मेरा भगवान तेरे भगवान को पटक देगा, वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसकी बात मान वरना तो नष्ट हो जाएगा, मुश्किल होगी, हाँ या ना। इस चीज में जब हम आने लगते हैं और इस चीज में आने लगते हैं तो प्रमोशन वाली चीज पे आते हैं कि केवल एक ही किताब, केवल एक ही गॉड, केवल एक ही वर्शिप प्लेस, नहीं मानोगे तो मुश्किल होगी, हमारे में कन्वर्ट हो जाओ। ये प्रमोशन वाली चीज पे आने लगते हैं तो दिक्कत शुरू होती है। वरना कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का जो कोर वैल्यू है तो यही है ना यार, प्रेम, दया, सेवा। कोई भी धर्म, द्र शब्द ही आता है धारण करने योग्य। क्या टेररिज्म धारण करने योग्य? बिल्कुल नहीं है। तो पहला एक्सपेक्ट क्या हम समझ पाए कि नहीं सर, रिलीजन और टेररिज्म का कोई संवाद तो हो ही नहीं सकता, कोई कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये केवल एक हाइपोथेसिस है। अनफॉर्चुनेटली, सैडली, ये केवल एक हाइपोथेसिस है। रियलिटी तो कुछ और है ना सर, रियलिटी तो कुछ और है ना सर। रियलिटी तो ये कहता है कि क्या रिलीजन और टेररिज्म में कोई संबंध है? यस है। क्या कनेक्टेड है? कैसे? कैसे? हाउ कह सकते हैं या फिर व्हेन कह सकते हैं। व्हेन भी कहा जा सकता है। कब, कैसे कनेक्टेड हो जाते हैं, कब कनेक्टेड हो जाते हैं? जब हम कोर वैल्यू से डेविएट होना शुरू कर देते हैं, जब हम कोर वैल्यू से डेविएट होना चैलेंज करते हैं। कैसे डेविएट होंगे? जब हम सुपीरियर वाली चीज पे, सुप्रीम वाली चीज पे आ जाए, हम उस बात पे आर्ग्यू करने लग जाएं कि कौन सुप्रीम है। मेरा धर्म सुप्रीम है, तुम्हारा धर्म सुप्रीम है, मेरा भगवान सुप्रीम है, तुम्हारा भगवान सुप्रीम। इस चीज पे जब हम आने लगते हैं तब शुरू हो जाती है समस्या। तब समस्या कुछ ऐसी शुरू हो जाती है कि अब हम कहने लगते हैं कि तुम मेरी ही बात मानो, मेरा ही गाओ, मेरे जैसे ही रहो, मेरा ही, समझ रहे? तब हम कहते हैं प्रमोशन वाली चीज पे आते, जो कि तीसरा लेयर था। तब वहां से आप कलंक हो जाते हैं। जब आप इस चीज में आओ कि मेरे में कन्वर्ट हो जाओ, वरना मुश्किल होगी, वरना जीने नहीं देंगे, तब आप मात्र एक कलंक बन के रह जाते हैं। और यह कारण होता है आतंकवाद का। यहां से रिलेशन आता है आतंकवाद का। मेरे भाई, रॉन्ग इंटरप्रेट करना चीजों को, रॉन्ग इंटरप्रेशन ऑफ लिटरेचर, मतलब ये जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो एक ही किताब है, उसमें जो चीज लिखी हुई है जिहाद, उसमें जो चीज लिखी हुई है जिहाद, इसका मतलब क्या होता है? अपने अंदर के एविल को मारना, किलिंग द एविल इनसाइड ऑफ यू। यही चीज तो गीता में भी लिखी हुई है भाई। कौन है ये एविल? गीता में साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्रोध, ईर्ष्या और लालच, एंगर, ग्रीड, लस्ट। समझ रहे हैं? यही तो एविल है, इसी को तो मारना जिहाद में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन इंटरप्रेट क्या करवा दिया गया? किसके द्वारा? रिलीजियस लीडर्स द्वारा। रिलीजियस लीडर्स द्वारा इसको इंटरप्रेट क्या करवा दिया गया कि जिहाद का मतलब काफिरों को मारना। आपको जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत में आपका कब? जब आप काफिरों को मारेंगे। इंटरप्रेट ही गलत कर दिया। मदरसाओं में मैक्सिमम मदरसा, ये फैक्ट्स हैं, मैं अपने मन से कोई चीज यहां पर नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं कि मदरसाओं में शिक्षा क्या दी जा रही है? जिहाद का गलत अनुवाद समझाया जा रहा है। जिहाद फैलाओ, जिहाद। अब भाई, काफिरों को मारो, जीनोसाइड कराओ। मदरसाओं में अगर ये सिखाया जाएगा 10 साल के बच्चों को कि जीनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, सॉरी, जीनोसाइड ऑफ हिंदूज, ये आपको करना है, इसी का मतलब जिहाद होता है, तो क्या आप बोगे?
वहीं से टेररिज्म आती है, वहीं से टेररिज्म की शुरुआत होती है, वहीं से ये लिंक्ड होते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट होगा इसको थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे। जो हमारा चौथा पॉइंट होगा मेरे भाई, जो रिलीजन होता है, जो कल्चर या फिर कह लीजिए रिलीजन है, वो दो प्रकार का होता है, ये फैक्ट्स हैं। एक होता है कंपोजिट, सामासिक, और एक होता है सीमैटिक, सामी। हिंदी में से सामी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ सर? मेरे भाई सेमैटिक, सामी यानी कट्टर, हार्ड। समझ पाए? हार्ड समझते हैं, हार्ड नहीं तो कट्टर। ठीक है, समझने से मतलब है, तो हम क्यों इंग्लिश कट्टर समझ, यानी वन गॉड। क्या ये बिलीव करते? वन गॉड, वन वर्शिप प्लेस एंड वन रिलीजन, वन बुक। तीन चीजों, वन गॉड, वन वर्शिप प्लेस एंड वन बुक, वन लिटरेचर, ये सामासिक होते हैं। इनमें तीन रिलीजन्स आती, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज और इस्लाम। मेरे भाई ज्यूज जो है अब तो क्रिश्चियन ही एक तरीके से हैं, और इनमें सुपीरियरिटी की, सुप्रीम जो है उनकी लड़ाई चलती आई है। धर्म युद्ध होता हुआ आता चला है हरदम से। और यह भी एक रीजन बनेगा, कि क्यों इस्लाम से ज्यादा टेररिज्म का कनेक्शन है, क्योंकि हरदम से ये सामी के अंदर आते, सेमेटिक के अंदर आते, ये तीनों, और इन तीनों में सुप्रीम की लड़ाई चलती है कि मैं बड़ा या तुम बड़ा। और उस लड़ाई के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो जीत चुकी है। ऑब्वियसली उन्होंने एजुकेशन को लिया और इन्होंने दूसरे टाइप के एजुकेशन को लिया, मदरसा एजुकेशन के लिया। लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये इन्होंने प्रोग्रेस कर ली और ये पीछे रह गया, और वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है। दैट विल बी द रीजन क्यों टेररिज्म इस्लाम के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। ज्यादा टेररिज्म हर जगह है मेरे भाई। अभी हम यहां पे पढ़ेंगे ना, आएंगे यहां पे, चिंता मत करिए। ठीक है, पूरा अनबायस्ड है, यहां पे केवल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो सिमेटिक नेचर, क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो जब कट्टरता आएगी तब वॉयलेंस आएगा, और वॉयलेंस ये कहेगा, प्रमोशन कहेगा। वॉयलेंस या तो मिशनरीज द्वारा पैसे दिए जाएंगे, आ जाओ, या तो धमकाया जाएगा कि हमारे धर्म में आ जाओ वरना मुश्किल होगी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं या नहीं? दूसरा जो धर्म होता है, दूसरा जो धर्म का प्रकार होता है, कल्चर का प्रकार होता है, वो होता है कंपोजिट। वो कट्टर नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता सर। वो टॉलरेंस की वैल्यू को बिलीव करता है, सहनशीलता पर विश्वास रखता है। कौन है इसमें? हिंदू, सनातन, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। मेरे भाई हिंदू या कह लीजिए सनातन में क्या है? यहां पर क्या है? वन फिलोसॉफी, वन गॉड, वन बुक एंड वन वर्शिप प्लेस। हिंदू में मेनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान, 36 कोटि मेरे भाई। मेनी बुक्स, इसका साफ उदाहरण क्या है मेरे भाई? रामायण के 300 वर्जन्स हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, रामायण के ही 300 वर्जन्स हैं। अब आप किसी को पढ़िए, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कोई मारने डांट नहीं आएगा, कोई हार्ड डिजिट। मैनी गॉड्स का मतलब आप समझ पाए क्या? मैनी गॉड्स, आप किसी भी भगवान पे विश्वास रख सकते हैं, ये केवल आपकी पर्सनल इंटरेस्ट है, आप किसको अपना आराध्य मानना चाहेंगे। एक परिवार के अंदर ही, एक हिंदू परिवार के अंदर ही, परिवार के जो 5 लोग हैं उन सब ने अपने अपने भगवान चुने हुए हैं। कोई महादेव की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की, कोई दुर्गा जी की, कोई गणेश जी की। ठीक है, जिसका मैं थोड़ा सा इसमें समझाता हूं, जिसका इंटरेस्ट या फिर कह लीजिए जिसकी हैबिट, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही हो, जिसको जो एकदम नियमों का पालन कर रहा हो, ठीक है, पूरे
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कर रहा हो, कोई भी गलती नहीं कर रहा हो, ठीक है, फूल कौन से चढ़ाने हैं किसको, समझ रहे हैं आप, ठीक है, पूरी साफ सफाई के साथ नहा धो के हर चीज फॉलो करके जिसको उस हैबिट से है तो वो विष्णु जी की पूजा करे। लेकिन जो थोड़ी से मेरी तरह है, ठीक है, नहाए नहीं, कभी कभी सावन का महीना चल रहा नहीं ही नहाए, ऐसे निकल गए पूजा करने, ठीक है, अब पूरा नियम पालन नहीं करना है, ठीक है, अब कहाँ मतलब फिर भी ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन करेंगे इस हैबिट में, महादेव, ठीक है, उनके लिए चलता है कि चल यार अपने, ठीक है, तो मैनी गॉड्स हैं। अब इसमें हम लोग अपनी अपनी वो देते हैं क्या, कि कोई गणेश जी की पूजा करता है तो वो कहता है कि भैया गणेश जी की पूजा करोगे तो उनके माता पिता महादेव पार्वती खुश हो जाएंगे, गणेश जी की पूजा करोगे तो उनके भाई कार्तिकेय जी खुश हो जाएंगे, और महादेव पार्वती खुश हो गए तो उनके आराध्य हनुमान जी खुश हो जाए, उनके ही रूप हनुमान जी खुश हो जाएंगे, उनके ही आराध्य विष्णु जी खुश जाएंगे, पार्वती जी खुश हो गए तो दुर्गा जी सरस्वती, सब तो खुशी हो गया, क्लियर फंडा। कोई हनुमान जी को अपना आराध्य मानता है, उनकी पूजा करोगे तो वहीं तो महादेव के रूप है तो वो खुश हो गए, हनुमान जी की पूजा करोगे तो वहीं तो राम के भक्त है तो वो खुश हो गए, वहीं तो सीता जी खुश, ऐसे अपना अपना बना रखा है। तो कोई भी हार्डकोर कुछ नहीं है कि आपको आप नहीं, आप एक ही भगवान पे मानो वरना मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैनी लिटरेचर्स, बहुत सारी किताबें, आपको जो मन आप पढ़ो, जो मन पढ़ो। तीसरा आता है मैनी वर्शिप प्लेसेस, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैनी गॉड्स वाली चीज क्लियर हुई, बुक्स वाली चीज क्लियर हुई, वर्शिप प्लेसेस वाली चीज को मैं क्लियर करता हूं। वर्शिप प्लेसेस यानी पूजा करने का स्थान, किसी को घर में बैठकर पूजा करना है आप घर में बैठ के पूजा करो, मंदिर में जाके पूजा करना है मंदिर जाके पूजा करो, आपको झरने के पास बैठकर आपको शांति मिल रही है वहां से आप कनेक्ट कर रहे हो वहां से पूजा करो, आपको जंगल में जाकर वहां पर आप कनेक्ट कर पा रहे हो वहां पे कनेक्ट करो। मैं थोड़ा सा इसमें जाना चाहूंगा, मैं ज्यादा डेविएट होता नहीं हूं लेकिन इस चीज में आ गई और इसके बारे में ज्यादा जानकारी है तो मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। मेरे एक अपने मामा हैं, वो सन्यासी एक तरीके से हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि मामा यार ये पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को समय नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे एक टीचर थे, मैं जब अपनी जेईई की तैयारी करता था तो उस प्रिपरेशन के टाइम आप अभी सर्च कर सकते हैं द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर, SKM सर उनका नाम है। उन्होंने एक बार बताया था मुझे कि मैं हरदम से इस फिलॉसफी पे था कि कर्म ही पूजा है, लिखा हुआ है गीता में कर्म ही पूजा है, और एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी का कर्म क्या है, पढ़ाई। तो जब भी घर में पूजा होता था मैं पढ़ने बैठ जाता था, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने इस चीज़ को अपने मामा से पूछा, मामा यार थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, मैं पूरे नियम पालन नहीं कर पाता, अब मंदिर में जाओ इतना दूर कैसे मतलब मैं मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि उस समय मैं पूरा ही मतलब 24 घंटे मान लीजिए 24 में से बस 6 घंटे सोता था, बाकी सब पढ़ाई में ही था मेरा। तो वो कहते थे कि मन का जो पूजा होता है ना उससे बड़ा कोई पूजा नहीं होता। मैंने पूछा कैसा मन का पूजा, रूम में बैठ जाओ, ठीक है, नहा धो के आराम से, ठीक है, आँख बंद करो, कोई और विचार नहीं आने चाहिए, और आप मन से जाओ मंदिर में जाओ और आप शंकर जी को शिव जी को जल चढ़ा दो। ऐसे आपके पास बाउंडेशन है, ऐसे आपके पास बाउंडेशन है कि आप जल ही चढ़ा सकते हो, आपके पास जो है अवेलेबल। लेकिन आपने मन में क्या किया, गंगा जल उठा लिया और गंगा जल चले गए साफ गंगा जी के पास उठाने अपने मन के अंदर, फिर आप डायरेक्टली वहाँ से शिवलिंग के पास चले गए, आपने जल चढ़ा दिया और फिर आपने माथा भी पटक लिया, आपको जो मांगना है आपने मांग लिया, फिर वहाँ से चले आए सेकंड्स के अंदर आपने। और वो बोलते हैं, आपने एक बार एक पॉडकास्ट देखा होगा, ठीक है, मैं ज़्यादा डिबेट हो गया ना थोड़ा सा, एक पॉडकास्ट देखा होगा और ये मेरे बड़े पापा का वो है, ठीक है, मुझे वो बाद में पता चली कि पॉडकास्ट से उनसे पहले उन्होंने क्या रखा था, वो कह रहे हैं कि लाइट से भी ज़्यादा तेज कोई चीज़ है। मैंने बोला क्या, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, थोड़ा सा मैं इस चीज़ में आना चाहूँगा, आपको मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि क्या जो हम कहते हैं ना कि अगर आप लाइट से ज्यादा तेज चल जाओ तो आप टाइम ट्रेवल कर लेते हो। वो कैसे होता है, आप मान लो जो धरती पे हो और ये मान लो कोई और प्लैनेट है, बहुत दूर कोई प्लैनेट है, आपने क्या किया, यहां पर बैठे हो स्पेसशिप में आप बैठ गए, आपने क्या किया कि लाइट से भी ज्यादा तेज चल के आप यहां से यहां पहुंच गए।
लाइट से भी ज्यादा तेज, समझ रहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा तेज आप इस ग्रह से इस ग्रह पे पहुंच गए और आप यहां पहुंच के आपने दूरबीन लगा के अब आप देख रहे हो, आपको दिखेगा कि आप अभी अपने स्पेसशिप में बैठ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जब यहां पहुंचोगे तब जाएगा लाइट की जो लाइट तब आपकी आंखों में पहुंचेगी, क्योंकि आप लाइट के स्पीड से पहले पहुंच गए, आप लाइट के वहां पहुंचने से पहले ही बैठ गए। आप जब आसमान में देखते हो तो जो तारे दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो तारा खत्म हो चुका है। सूरज से धरती पर लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं मेरे भाई, कुछ सेकंड लगते होंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप सोचो कि सूरज से कितना ही दूर एक तारा होगा और उसने अपना लाइट फेंक दिया, लाइट तो निकल गया, अब वो आया 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 न जाने कितने लीप ईयर निकल गए उस लाइट को आने में, तब तक वो विस्फोट हो चुका है, वो गैस खत्म हो गया, वो डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया, तब आपको वो दिख रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ उस जगह पे तारा होगा। मेरे भाई वो छलावा है, ये पूरी दुनिया एक छलावा है, इट्स जस्ट अ मैट्रिक्स। मेरे बड़े पापा से मैंने बात शुरू की थी, उन्होंने इस चीज को बोला कि लाइट से भी ज्यादा अगर कोई चीज स्पीड है तो वो क्या है, वो मन है, मन का स्पीड। आप आंख बंद करोगे और आप डायरेक्टली अपने आप को केदारनाथ में पाओगे, आप आंख बंद करोगे डायरेक्टली अपने आप को मून पर पाओगे। लाइट से भी ज्यादा आप कोई चीज अगर कोई तेज है तो मन है, और मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। और वो इस वर्शिप प्लेस में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बहुत सारे वर्शिप प्लेसेस हो सकते हैं। मेरे भाई आपने वासुदेव कुटुंब सुना है? वासुदेव कुटुंब लाइन है एक, वासुदेव कुटुंब, यानी उसका मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये पूरी दुनिया एक फैमिली है, यही तो सनातन है। यही तो सनातन है। द वर्ल्ड इज अ फैमिली, यही तो कंपोजिट नेचर कहता है, यही तो कंपोजिट नेचर कहता है। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, मेरे भाई यार सॉरी, सर्वधर्म संभाव, कुछ बढ़िया करने जाता हूं तो स्पेलिंग गलत। सर्वधर्म संभाव, यही तो है। सभी सर्व धर्म धर्म संभाव समान है, यही तो सिखाता है। सारे जो धर्म है ये कंपोजिट, ये जो दो कैटेगरीज में मैंने रिलीजन और कल्चर को बांटा हुआ है, उसमें ये सर्वधर्म संभाव है, यही तो है कंपोजिट नेचर। क्या कहता है ये कंपोजिट नेचर, ये सामाजिक नेचर? सभी धर्म संभाव है। ये वन रिलीजन वायलेंस में मानता ही नहीं, कट्टरता में मानता ही नहीं, वो तो हमने अपने आप से बना दिया, हम खुद उग्र हो रहे। क्यों? हमारी कोर वैल्यूज तो कहती है सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को समान भाव से देखो। सम्मान भाव और समान भाव दोनों ही। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम रहो हम रहे, ना तुम जीते ना हम हारे, ना तुम अच्छे ना हम बुरे। क्लियर हो गया? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सनातन। क्लियर हुई ये चीज आपको? ठीक है, तो ये है कल्चर। लेकिन क्या अब मैंने पूरे तरीके से आपको लग रहा होगा कि मैं बायस्ड होगा? मेरे भाई फैक्ट्स यहां पर फैक्ट्स हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म जो भी है ये सेमेटिक नेचर का है, ये फैक्ट है। सेमेटिक नेचर में वो वन बुक, वन वर्शिप प्लेस, वन गॉड पे बिलीव करते हैं, उसमें वायलेंस आता है, वो प्रमोशन ये कर रहे हैं ना भाई, ये तो फैक्ट्स है। प्रमोशन कर रहे हैं, कन्वर्जन पे विश्वास रखते हैं, तो इसमें मैं क्या बायस कैसे हो गया? और ये कोर वैल्यूज हैं सनातन में। सर्वधर्म संभाव है, वासुदेव कुटुंब है, सारे मैनी वर्शिप प्लेसेस है। अब ये जो जैन और बुद्धिज्म है ये किस पे बिलीव करते हैं? ये टॉलरेंस के वैल्यू पे बिलीव करते हैं, ये वैल्यू ऑफ टॉलरेंस पे बिलीव करते हैं, ये वायलेंस पे बिलीव ही नहीं करते। मेरे भाई मेरा जो मोस्ट फेवरेट अगर कोई रिलीजन है तो वो जैन धर्म है। मेरे भाई ये मास्क पहनते हैं ताकि एक फितिंगा तक ना मरे। पर्सनल फेवरेट, मतलब यहां पे मैं बायस्ड हो जाऊंगा भाई। मेरा अगर कोई फेवरेट कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है मेरे भाई। ठीक है, मेरे काफी सारे अच्छे दोस्त हैं जैन धर्म। अब ये आपको समझ में आया? अब इसमें आपको क्या केवल सेमेटिक नेचर में ही उग्रवादी हो सकते हैं? उग्रवादी नहीं, सेमेटिक नेचर में क्या उग्र लोग होंगे, क्या टेरर एक्ट्स करेंगे?
यहां पे भी करके दिखाया है ना, कोर वैल्यूज से शिफ्ट हो गए। क्या जरूरत, समझौता एक्सप्रेस 2007, साठ से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। छोटी बच्ची का क्या, किसी भी धर्म की हो वो, क्या बिगाड़ा है उसने? एक नारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? बम ब्लास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बम का बदला बम। भाई जिसने किया है उसको मारो ना यार। इनोसेंट लोगों की किलिंग को आप किसी भी नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो एक टेरर एक्ट ही है। मेरे भाई काफी लोग वो लगाते हैं, अपनी स्टोरी लगाते हैं कैबेज करके। मेरे भाई एक बार कहानी उसकी पढ़िएगा। कैबेज बिहार के अंदर गाड़ दिया था, 110 लाशें मिली थी उस जमीन को जब खोदा गया था, जब उसके ऊपर पत्ता गोभी रखे हुए थे। 55 छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, 55 छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल 5 साल के। उनको मारकर गाड़ दिया गया था। आप इसे धर्म के नाम पे जस्टिफाई करोगे? तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नेचर कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने गंद कर रखा है। लोगों ने गंद कर रखा है। कि आपको समझ में आ रहा है? इधर भी है ना। आप इनोसेंट लोगों की किलिंग को किसी नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। बम का बदला बम, ये क्या होता है यार? जिसने बम फेंका उसको मारो यार। भाई इनोसेंट लोग। यहां भी मेरे भाई, अभी जो हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे वो ये होगा कि माना कि सब होते हैं। क्या? माना कि सब होते हैं, पर इनमें ज्यादा क्यों होते हैं? अब उस चीज को हम यहां पे समझेंगे। जो भी मैंने यहां पर 5 पॉइंट्स बताए, अपने कोर वैल्यूज से शिफ्ट होना, प्रमोशन वाली चीज करना, सुप्रीम दिखाना, चौथी चीज क्या थी? सुप्रीम दिखाना। चौथी चीज क्या थी? मदरसा एजुकेशन। ठीक है, गलत इंटरप्रेट करना। जिहाद का मतलब है अपने अंदर के एविल को मारो। पढ़ा क्या दिया कि दूसरे एविल, दूसरे काफिर ही एविल। पांचवी चीज सेमेटिक, पांचवी चीज जो ये मैंने आपको समझाई कि रिलीजन और रिलीजन में, तो ये जो सेमेटिक वाली चीज थी, जो भी धर्म 2 कैटेगरीज में होता है रिलीजन। जो भी चीज या तो कॉम्पोजिट से सिमेटिक में जाए या तो सिमेटिक ही हो, अगर ऐसा होगा, या अगर कोई कट्टर नहीं है और कट्टरता के रास्ता पे चले, या तो कोई कट्टर ही हो, तो वो टेरर एक्ट करेगा। मेरे भाई ये पांचों जो रीजंस थे वो इस्लाम के साथ ज्यादा हैं। ये फैक्ट है, ये देखा गया है। पहला रीजन जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए आपको वो है। दूसरा रीजन सर, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे? दूसरा रीजन कि इस्लाम के साथ ज्यादा क्यों है मेरे भाई? यूएसए, ये जो पूरी पिछली लेक्चर था ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर था, और उसमें पूरे तरीके से मैंने अमेरिका को एक्सपोज किया था कि यही अमेरिका है जो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। बात अलग है कि ये वो हो गया, भस्मासुर हो गया। ये जो आतंकवाद जो है, ये जो अलकायदा, तालिबान, ये भस्मासुर हो गए। आप जानते होंगे कि शिव जी ने एक भस्मासुर नाम के राक्षस को एक आशीर्वाद किया कि तुम जिसको छूओगे वो भस्म हो जाएगा। वो उन्हीं के पीछे दौड़ गया छूने के लिए, तो ये वही हाल हो गई। अब यूएसए कहता है कि टेररिज्म ये वो। मेरे भाई तूने ही तो प्रमोट किया था, ठीक है? 9/11 हो गया तो ये, अरे भाई क्यों बनाया फिर? अभी भी आप अभी लाइव एग्जांपल देखो, उतना पुराना क्यों जा रहे हो? पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक में इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाओ। ब्रिक्स में यही तो चीज हुई, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल हुए। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया। अब तुम बोलो, यानी यूएसए पूरी खुली तरीके से, भाई चुप छुपाए भी नहीं, खुली तरीके से इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करता है। दिस इज द रीजन क्यों इस्लाम टेररिज्म ज्यादा बढ़ता है। तीसरा रीजन, कुछ और रीजन है जो मैंने आपको बताए कि सर एक धर्म युद्ध चला है, एक धर्म युद्ध चला है। किनके बीच? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच। और जिस धर्म युद्ध के अंदर क्रिश्चियनिटी जीत गया है, प्रोग्रेस कर चुका है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये निकल के आती है इस्लामिक टेररिज्म के रूप में। ये रीजन है कि क्यों इस्लाम के साथ ज्यादा है। मेन पॉइंट ये पहला वाला जो 5 बताया वो उसके अंदर जाएगा।
ठीक है सर, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ठीक है, एक और रीज़न है, तीसरा एक और चौथा पॉइंट है मेरे भाई। जो भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो भी तो नहीं कहूंगा, मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक स्टेट्स है, ईरान इज एन एक्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, ये एक फेल्ड स्टेट्स हैं। और फेल्ड स्टेट्स होंगे तो अंडर डेवलपमेंट होगा तो पढ़ाई नहीं होगी तो ब्रेन वॉश करना आसान होगा। और जब पढ़ाई नहीं होगी, या तो पढ़ाई नहीं होगी तो अंडर डेवलपमेंट में पैसे दिए जाएंगे, बंदूक पकड़ लो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, या तो वो चीज़ जो मैंने आपको अगर आपने लेक्चर देखा हो शुरुआत से बने हो तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई है, लेकिन ठीक है बता दिया। एक और रीज़न है आपको मैं बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। एक होता है लैक ऑफ एजुकेशन या फिर अनपढ़, एक होता है अनपढ़, है ना, और एक होता है गलत पढ़ा लिखा। समझ रहे हैं? दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है आप बताओ? मेरे भाई गलत पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अनपढ़ वाला तो फिर भी ठीक है, पता नहीं, हाँ कुछ तो होगा ऐसा कुछ। गलत पढ़ा लिखा ने पढ़ लिया कि भैया जिहाद का मतलब निपटाओ, इस दुनिया में जिहाद फैलाना है तो काफिरों को इस देश से हटाना है या ना, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये भी एक रीजन है इस्लाम का, क्योंकि ज्यादातर जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो फेल्ड स्टेट्स हैं, और फेल्ड स्टेट्स में ये सारी चीजें हैं। गलत पढ़ा लिखा यानी जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए बच्चों को टारगेट करते हैं, यंग जनरेशन को टारगेट करते हैं, उनको गलत पढ़ाते हैं, गलत इंटरप्रेट कराते हैं, मदरसा एजुकेशन। ठीक है सर, अब हम इससे भी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जानने वाले हैं, और उसके लिए थोड़ा सा गट्स चाहिए, क्योंकि उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल काफी सारी चीजें जो कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्शियल वाली मैं कह दूंगा। ठीक है, पहला ये चीज, दूसरा ये चीज क्लियर हो गया। वाई अगेंस्ट इंडिया, कि आखिर ये भारत के खिलाफ क्यों है? कायदे से तो होना नहीं चाहिए ना, आप खुद बताओ क्या होना चाहिए? क्या इन्हें भारत के खिलाफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, इंडिया के अंदर पूरे ग्लोबली सेकंड मोस्ट प्लेस पे है मुस्लिम मेजॉरिटी में, तो कायदे से अपने ही लोगों को क्यों? समझ रहे हैं ना आप? मतलब बम फूटेगा तो पूछ के नहीं फूटेगा ना भाई कि आप खान सर हो तो हम नहीं फूटेंगे। आप समझिए उस बात को। अरे मैं इस चीज का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो कहते हैं ना कि उनके कोचिंग में बम फूट गया तो उनको पता है कि वो खान सर थे, नहीं फूटा। मतलब मैं उस चीज का मतलब वो तो भाई, मतलब अगर इस्लामिक टेरर ही है और उन्होंने आपके देश में बम फेंक दिया तो अब ये पूछ के नहीं पड़ेगा ना हिंदू मुस्लिम कौन है, मुस्लिम वाले साइड निकल जाओ, हमको हिंदू को फोड़ने आए हैं। मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस्लामिक टेरर भले ही मुस्लिम मेजॉरिटी सबसे ज्यादा है फिर भी वो इंडिया को टारगेट करें? नहीं होना चाहिए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के अंदर 25 करोड़, ये इनकी जो कंडीशंस हैं वो बाकी इस्लामिक स्टेट्स के साथ आप देख लो। आप एक भारत के मुसलमान और एक पाकिस्तान के मुसलमान से पूछ लो कि भैया कौन ज्यादा खुश है। क्लियर है क्या? और कंडीशन इन द सेंस लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सब कुछ है ही मेरे भाई। रिजर्वेशंस, क्या सरकार ने इक्वल, मैं तो इक्वल नहीं कहूंगा मेरे भाई, मतलब लिखने के लिए आप इक्वल लिख लो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा मोर देन इक्वल लिखो। मोर देन इक्वल यानी रिजर्वेशन दे रखा है, मोर देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी आखिर क्यों इस्लामिक टेरर भारत के खिलाफ है? समझ रहे हैं आप? क्यों भारत के खिलाफ है? अब हम पढ़ते हैं कि आखिर क्यों भारत के खिलाफ है। वाई नॉट समझ गए, होना तो नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली यस। क्यों? अब समझते हैं वाई। मेरे भाई भारत इस्लामिक टेरर के टारगेट में टॉप 3 पर आता है। टॉप 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और इंडिया, ये 3 हैं इस्लामिक टेरर के सबसे बड़े टारगेट, टॉप टारगेट्स। और मेरे भाई जब 2 अनजान लोग होते हैं और उनको पता चलता है कि उनका जो दुश्मन है, दुश्मन एनिमी, वो एक कॉमन है, तो उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, इंडिया इजराइल। और मेरे भाई एक मूवी है, एक वेब सीरीज है
एक वेब सीरीज है, अब मैं क्या बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, नहीं कहूँगा हो सके तो निकल ही जाए, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया वेब सीरीज, द मोस्ट ब्यूटीफुल वेब सीरीज दैट आई हैव एवर वॉच्ड। लेकिन आपको नहीं कहना है, ठीक, क्योंकि अब 4 सीजन है उसके, अब तो 5वां भी शायद निकल रहा है या निकल चुका है, ठीक है। बता ही दो क्या, बता ही दिया जाए, बोलिए, आपके ऊपर है। एक सेकंड, फाउदा है सीरीज का नाम, फाउदा। वो जो सीरीज है ना, बहुत बहुत सुंदर है यार, मतलब बहुत बढ़िया। और उसमें इंडिया इजराइल के रिलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब दिखता है वो चीज़, इजराइल पैलेस्तीन के युद्ध पे वो चीज़ है, मज़ा आ गया, मतलब इट्स रियली गुड, ठीक है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, जब सब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, जीवन में कुछ बचा ना हो करने को, वो देखिएगा ज़रूर, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छा है वो। चलिए, फिर ये हमें समझ में आया ये चीज़ कि आखिर ये भारत के खिलाफ क्यों है। पहली चीज़ आपको समझ में आई कि सर इंडिया जो है वो टॉप टारगेट में है, ये चीज़ क्लियर हुई मेरे भाई। दूसरा जो रीज़न है, पहला जो रीज़न है कि आखिर क्यों, जो हमने यहां पर पहला रीज़न पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम किसी देश में है तो वो इंडिया में है, तो मेरे भाई नॉन मुस्लिम कहाँ जाएंगे, 100 करोड़ हिंदू हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर नॉन मुस्लिम्स किसी देश में है तो वो भी तो इंडिया ही है ना जी, है ना, समस्या तो होगी। अब आप कहोगे कि चाइना, मेरे भाई चाइना के जो 50% पॉपुलेशन है वो एथिस्ट है, नास्तिक है, उनको नास्तिकों से दिक्कत नहीं, इस्लामिक टेरर जो आतंकवादी हैं उनको नास्तिकों से कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत है कि हमारे अल्लाह को छोड़कर किसी को मानोगे तो मुश्किल होगी, है ना, तो इनसे मुश्किल होती है उन्हें, इनसे चिढ़ है उन्हें, ठीक है। उसीलिए जो इस्लामिक टेरर है, जो आतंकवादी हैं, वो टारगेट करते हैं इंडिया को। पहला रीजन क्लियर हुआ क्या, ये जो दार उल इस्लाम, यानी इस्लाम को दुनिया में फैलाना है तो इन काफिरों को मिटाना है। अगर ये दार उल इस्लाम को इनको सक्सीड करवाना है तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई हिंड्रेंस है तो वो भारत है, 100 करोड़ हिंदू है, हाँ या ना। तो ये जेन्युइन रीजन बन जाता है, नेचुरल रीजन बन जाता है कि सर क्यों इंडिया के खिलाफ हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और सर पाकिस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा है ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को इंडिया को एक ऐसे नेशन के रूप में, ऐसे हिंदू नेशन के रूप में दिखाना जो कि अपने ही मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ जाति करता है, अत्याचार करता है। मोदी और योगी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं भारत के अंदर, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसके चलते, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसके चलते जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएस की बात करें या अलकायदा की बात करें, मेरे भाई भारत के अंदर जो अलकायदा, जो भारत को टारगेट बनाया हुआ है, उसे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा आईएस कहा जाता है, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये आईएस और तालिबान, ये सारे भारत को टारगेट बना लेता है। उनको लगता है कि ओ माय गॉड, उनको तो रियलिटी नहीं पता ना, उनको रियलिटी नहीं पता, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा शो कर रहा है कि भारत के अंदर के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, और उसीलिए उन्होंने भी एक नेचुरल टारगेट बना लिया इंडिया को, ठीक है। और एक रीजन मेरे भाई, इजराइल और इंडिया एंड ऑफ कोर्स यूएसए के साथ भी बेहतरीन रिलेशंस है। जलेगी ना भाई, दुश्मन का दोस्त मेरा भी दुश्मन होगा, ये भी एक रीजन हो गया। और बहुत बेहतरीन रिलेशंस है इंडिया इजराइल, हर समय पे, समझ रहे, ये एक रीजन हो गया। यानी इसको आप लिखेंगे इंडियाज प्रॉक्सिमिटी, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी विद इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। छठवां जो पॉइंट है, हिम्मत तो लिख ही लीजिएगा, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में है, आंसर में आप आराम से इसे लिख सकते हैं। मेरे भाई जीनोसेंट्रिज्म, क्या मैंने आपको पहली लेक्चर में इसके बारे में बताया था, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप पहली बार आए तो यहां पे भी क्लियर होगा। जीनोसेंट्रिज्म नाम के रोग से इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो ग्रसित हैं। मेरे भाई कई लोग कहेंगे कि नहीं ये तो आंसर में वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे भाई फैक्ट्स हैं,
मतलब क्या हुआ जीरो सेंट्रिज्म का? खाना यहां का, गाना वहां का। खाएंगे यहां, दिल धड़केगा पाकिस्तान के लिए। अरे ये ऐसा थोड़ा है, फैक्ट है। कौन है ये लोग? कसाब इंडिया में आता है, बॉर्डर क्रॉस कर पाता है, इंडिया के अंदर रह पाता है, उसको खाने को फंड्स वगैरह सब मिल पाता है, उसको वेपन्स दिया जाता है, उसे लोकेशन का एक्सेस मिल पाता है। कौन कर रहा है ये? खाना यहां का, गाना वहां का, दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। हैं ऐसे लोग, कुछ है मेरे भाई। अभी पहलगाम अटैक, बिना लोकल्स के सपोर्ट के भारत का, मैं फ्रैंकली बता, बिना लोकल्स के सपोर्ट का भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस पोजीशन पे है इंडिया आज। अभी हम देखेंगे इतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, खास करके 2019 के बाद, ठीक है, खास करके पुलवामा अटैक के बाद इतने सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए इंडियन गवर्नमेंट में। मैंने फैक्ट्स बताए हैं भाई हर समय। पिछले वीडियो में हो सके तो मैंने कहा होगा ठीक है ये चीज गलत, लेकिन फैक्ट्स यहां पर तो सही। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के अंदर इस सरकार ने जो किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी, कोई भी नहीं। अभी हम देखेंगे लॉजिकली क्या क्या हुआ है, ठीक है। अगला लेक्चर नॉर्थ ईस्ट पे आएगा, इसमें तो जम्मू कश्मीर डिस्कस होगा ना, अभी हम देखेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं जीनोसेंट्रिज्म, ये क्या कहना चाहता हूं? पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें क्या आप इमेजिन करें, क्या सरहद के उस पार से कोई वेपन्स के साथ आ सकता है क्या इंडिया के अंदर? पीओके से कोई बॉर्डर क्रॉस करके वेपन्स के साथ कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। लोकल्स का सपोर्ट, कौन है ये? दीमक है ये देश के। इनके सपोर्ट के बिना कोई भी कैलेमिटी आ ही नहीं सकती है सर, ठीक है। ये रीजंस हैं क्यों सर इंडिया एक टारगेट बन पाया है और वो अचीव भी कर पाए हैं। क्लियर हुआ क्या ये सारी चीजें? ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां तक हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ, इस्लामिक टेररिज्म। यहां से एक टॉपिक, नया टॉपिक शुरुआत होगा जो कि है टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझेंगे, ठीक है। मेरा उम्मीद है कि आपको इसमें कोई और आगे दिक्कत नहीं है। टेररिज्म इन JNK, हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि सर इतिहास में कैसी चीज़ें हुई, ठीक है। हिस्ट्री समझते हैं ना आप कि बैकग्राउंड क्या था। फिर हम कुछ रीजंस देखेंगे कि आखिर कुछ रीजंस के चलते हुआ क्या। फिर हम देखेंगे कि कुछ उन रीजंस के बाद चेंज्ड अप्रोच बाय गवर्नमेंट, और यहां पर वाकई चीज़ें हैं प्रेज करने लायक। और गवर्नमेंट ने जो अप्रोच चेंज किया है कश्मीर के अंदर आतंकवाद को लेके, उसके चलते आतंकवादियों ने भी अपना अप्रोच बदला है। चेंज अप्रोच ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इसे चेंज इन ट्रेंड के नाम से जाना जाता है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि यहां से सवाल बने। बैकग्राउंड में क्या है देखिए, बैकग्राउंड में आपको क्लियर समझाता हूँ। थोड़ा सा इंक जो है खत्म हो रहा है, भरने में तो 10 मिनट लग जाता है। बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं इसे मेरे भाई। पाकिस्तान जब बना, इसमें जो के था वो कश्मीर के लिए ही था। और अभी जो कहूंगा कई लोग आ जाएंगे क्लिप बनाने लगे, भाई कश्मीर वाज समथिंग लाइक, दोनों तरफ पता था, इंडिया को भी पाकिस्तान के भी लोगों को भी, कश्मीर तो पाकिस्तान में ही जाएगा। यस 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 यस, ऐसा था। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि 90% जो पॉपुलेशन थी कश्मीर के अंदर वो मुस्लिम्स की थी। यहां तक भी ठीक है, लेकिन क्यों बता भाई, पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? धर्म के बेसिस पे तो हुआ था। तो उस बेसिस के हिसाब से लोगों को लगा कि हाँ कश्मीर में मुसलमान है तो मुसलमान वहां चले जाएंगे, यानी कश्मीर पाकिस्तान में चले जाएगा। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता। 1948 में पाकिस्तान जो है वो अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर। 1948 में पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर और कब्जा करने लगता है। बहुत दर्दनाक चीज थी। यहां के जो रूलर होते हैं हरि सिंह, ये जाते हैं इंडिया के पास,
और जवाहरलाल नेहरू के साथ साइन करने, भैया हमारे अपना पार्ट बना लो, और इंडिया के साथ ये मिल जाते। अब होता क्या है कि यहां के जो कश्मीरी होते हैं उनको लगता है कि ये पीपल्स विल के साथ नहीं हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ है, क्योंकि हमारा दिल तो वहां पे। उसी चलते हल्ला करते 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 3 साल बाद 1951 में यूनाइटेड नेशन तक बात ले जाती है, और यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन निकालता है। 3 मोटी मोटी बातें आती है, बहुत सारी चीजें थी उसमें, 3 मोटी मोटी बात आती है। पहला होता है कि सर सीज फायर कर लो चुपचाप, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा होता है पाकिस्तान को कहा जाता है कि भैया पाकिस्तान अपनी आर्मी जो है वो वापस लीजिए, वहां से PUK समेटिए, वापस चलिए, हाँ या ना। और इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया भाई साहब आप वोट कराइए, आप वोट कराइए, रेफरेंडम, इंडिया को रेफरेंडम मिलता है, वोट कराइए, आप वहां की लोगों से मानिए कि वो क्या चाहते हैं और वो कर दीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि यार सर ये बताओ कि आपने तो अभी कहा कि कश्मीर उस समय चाहता था कि पाकिस्तान का पार्ट हो जाए क्योंकि 90% पॉपुलेशन थी, भले 10% ना चाहता हो लेकिन मेजॉरिटी। और अगर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में इंडिया को कहा गया कि ये रेफरेंडम कराओ यानी वोट कराओ, तब तो यार ये फिर तो कराया होगा इंडिया ने, फिर तो कश्मीर में कुछ और निकला होगा इलेक्शन के बाद, वोट के बाद। पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी POK से भेजी ही नहीं, तो इंडिया ने कभी रेफरेंडम कराया ही नहीं, हमने भी नहीं कराया, ठीक है। अधिकार नहीं होना चाहिए हर जगह, क्लियर है क्या ये बात। और इसके बाद बहुत सारे अटैक्स होते रहे, 3 युद्ध हो गया, ठीक है। एक डायरेक्ट युद्ध हुआ इंडिया पाकिस्तान और 2 इनडायरेक्ट, ठीक है। बांग्ला इनफैक्ट कारगिल वॉर तो देख ही लीजिए, इनफैक्ट बांग्लादेश जो वॉर था उसमें भी कश्मीर के टॉपिक को लिया गया था, तो 3 युद्ध हो गए। फिर ट्रीटी काफी सारी साइनें हुई, शिमला ट्रीटी, आगरा एग्रीमेंट एक हुआ था, ठीक है। एग्रीमेंट्स हुए थे आगरा में, तो एक कंक्लूजन पे वाजपेयी जी पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब इस पूरे चीज को मैंने आपको इस तरीके से समझाया। अब इस पूरे चीज को हम एक कहानी समझेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप ये कहानी सुने क्योंकि मजा आता है, ठीक है। मुझे तो मजा आता है इसमें, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझिएगा। होता क्या है ना कि आप कुछ ऐसे मानिए, आप पूरा ये समझ जाएंगे, जो बैकग्राउंड है ना इसी को मैं दे रहा हूं, आप पूरा ये बैकग्राउंड समझ जाएंगे कि आखिर क्या है। कश्मीर एक दुल्हन है जिसका दिल पाकिस्तान के साथ, ठीक है। लेकिन कश्मीर के जो पापा हैं वो कौन है? इंडिया? नहीं, हरी सिंह। तो कश्मीर के जो पापा, भाई प्रिंसली स्टेट, हरी सिंह वाज द रूलर। कश्मीर के जो पापा हैं हरी सिंह, वो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो नहीं चाहते हैं लव मैरिज कराना। अब एक दिन पाकिस्तान डेस्परेट हो जाता है और दुल्हन को भगा ले जाने आ जाता है और फोर्सफुली भगाना चाहता है दुल्हन को। अब हरी सिंह जो कि पापा हैं कश्मीर के, उनका हो जाता है ईगो हर्ट, ऑर्थोडॉक्स डैड। वो कहते हैं अच्छा, तो वो दुल्हन का हाथ घसीट के रातों रात भारत के साथ कश्मीर का विवाह करा देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब कश्मीर का जो दिल है वो तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ था भाई ऑब्वियस, और शादी करा दी इंडिया के साथ। ये एक पोर्ट्रेट हमें एक मूवी में दिखता है, हम दिल दे चुके सनम, ठीक है। उसमें आप समझिए कि अजय देवगन इंडिया का पार्ट निभा रहे हैं, यानी एक दूल्हा जिसको एक दुल्हन मिल गई, दूल्हे का कोई रोल नहीं है भाई, उसको तो शादी करनी, करवा दिया। किसका शादी करवाया? कश्मीर का। कश्मीर कौन है यहाँ पे? ऐश्वर्या राय। और पाकिस्तान कौन है यहाँ पे? कश्मीर का बॉयफ्रेंड जो कौन है यहाँ पे? सलमान खान, ठीक है। अरे भाई फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, हम दिल दे चुके हैं सनम, शायद इसी यही नाम है। अब होता क्या है कि अजय देवगन यानी इंडिया 70 सालों से ट्राई करता है कि एक बार मान जाए कश्मीर, पूरे डेवलपमेंट, भाई क्या नहीं कराया मेरे भाई। आप सर्च कर लो प्रीवियस श्रीनगर, न्यू श्रीनगर, आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार कश्मीर फाइल्स मूवी देख ही लो, आपको समझ में आ जाएगी क्या हालत थी कश्मीर की, और आप आज की हालत देखिए, ठीक है। पहलगाम अटैक हो गया,
ये सेटबैक्स हैं। अब क्या ही कहें यार, मतलब लेकिन अब पढ़ना है ना हमें यूपीएससी के लिए, तो उसमें एक आप आंसर जब लिखोगे तो उसमें ये कहोगे कि सर सेटबैक को एब्जॉर्ब करके कॉन्टिन्यूसली नेवर गिव अप वाली चीज रख के, अब एक बार सेटबैक हो गया तो क्या पूरी साल की मेहनत को वो कर दिया जाए कि नहीं यार आज तक हुआ है ना यार। चीजों को और स्ट्रिक्ट करते रहिए, लेकिन लगाते रहिए, ठीक है। अपने हार्ड जो कोर है उसको मेंटेन रखिए, ठीक है। हार्ड एक्शंस लेते रहिए, तभी तो आप उसे दबा पाएंगे मेरे भाई। तो हम इस पे थे कि अजय देवगन ने पूरा प्रयास किया कि ऐश्वर्या राय मान जाए, और मतलब खूब प्रेम दिखाया, कोई भी जबरदस्ती वगैरह कोई चीज नहीं की। मूवी में क्या होता है, ऐश्वर्या राय लास्ट में मान जाती है और सलमान खान को हाँ या ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में दूसरी मूवी हो जाती है। रियलिटी में कश्मीर ऐश्वर्या राय नहीं, कश्मीर मनमर्जियां की तापसी हो जाती है, जिसका अपने पति के साथ शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर रहता है। और हर समय तापसी यानी कश्मीर एक मौका ढूंढ रही होती है कि मौका मिले और मैं उस पार। लेकिन कभी भी तापसी का बॉयफ्रेंड आता ही नहीं, क्योंकि वो इतना निकम्मा होता है। यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जब पूछते हैं उसकी गवर्नमेंट से कि इंडिया भी उसी समय बना, हम भी उसी समय बने, आज इंडिया यहां है हम यहां नहीं यहां है, ऐसा क्यों? तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कहते हैं कश्मीर चाहिए या नहीं, तो वो कहते हैं कश्मीर तो चाहिए। मेरे भाई कश्मीर लिखेंगे, पढ़ाया जाता है आंसर्स में, आप भी लिखेंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कश्मीर एक डेडलॉक है। कश्मीर एक डेडलॉक है। कश्मीर का इशू कैन नेवर बी रिजॉल्व्ड। मेरे भाई क्या आपको लगता है कि मोदी जी को पता नहीं होगा मणिपुर के बारे में? मेरे भाई जो सारे सॉल्यूशन अगर हम अगले वीडियो में जो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी सॉल्यूशंस कहने में ठीक लगते हैं, लेकिन क्या उनको पता नहीं होगा मोदी जी को? क्यों नहीं गए आज तक? क्योंकि हार्डली कोई सॉल्यूशन है वहां के। कश्मीर इज ऑल्सो एन अनरिजॉल्व्ड इशू जस्ट लाइक दैट। क्या आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर वो ले लेगा उसके बाद तो सरकार कहेगी ना, उसके बाद तो लोग उसके कहेंगे ना कि अब तो ले लिया, अब तो सरकार का वो करो। लेकिन उसको एक बहाना है कि कश्मीर में सारा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं, तो कहां है? समझ में आ रही बात? कई लोग तो कहते हैं कि इंडिया भी, समझ रहे हैं, वो भी एक प्रोपेगेंडा है, कई लोगों का है ना ऐसी बात। अब समझते कि सर ये आपको चीज समझ में आई कि हरी सिंह इंडिया 1951 ये चीज एक कहानी के तौर पे कि आखिर कश्मीर दुल्हन, हाँ या ना। अब रीजन या फिर आगे बढ़ा जाए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ये डेडलॉक आपको समझ में आया ना कि सर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं, कहने में अभी हम पढ़ेंगे। अब समझते हैं पूरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पूरा नोट्स है, अब उसको मैं ट्राई करूंगा, पॉइंट्स मैं लिख के लाता हूँ हरदम, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। टेररिज्म जो है कश्मीर के अंदर वो सेपरेटिज्म है। क्यों सर सेपरेटिज्म? मतलब जिसमें मास का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मास का इन्वॉल्वमेंट होता है। आखिर मास क्यों है कश्मीर में इन्वॉल्व्ड? किसी भी टेररिज्म में अगर मास का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो सेपरेटिज्म हो जाता है। ये क्लियर है आपको, मैंने बताया होता है। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? वॉयलेंट नहीं, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, उसी में बंदूक पकड़ लो, टेररिज्म, उसी में लोग जुड़ जाएं, सेपरेटिज्म। तो कश्मीर, तो जो टेररिज्म कश्मीर के अंदर है वो एक सेपरेटिज्म है। वहाँ के लोगों को लगता है कि उनके साथ इंडिया, जब कश्मीर और इंडिया जुड़ा तो वहाँ के लोगों को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ और उनको एक आज़ाद कश्मीर चाहिए, और वो या तो आज़ाद कश्मीर चाहते हैं या तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और इसी कारणवश पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, फंडिंग देता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, पीओके को टेरर कैंप बना के रखा है, सारी मिलिट्री फंड्स, सब कुछ, सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान हर समय लगा रहता है कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को देने में। समझ में आ रही है मेरे भाई? बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद क्या हुआ था ना, उन्होंने कहा
कि तुमने हमारा हाथ काटा। बांग्लादेश जब बना, जब सेपरेट हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारा हाथ काटा, हम तुम्हारा गला और हाथ दोनों काटेंगे। ब्लीड इंडिया एक ऑफिशियल उनका एम बन चुका है पाकिस्तानियों का। क्या? ब्लीड इंडिया, आतंकवादियों का। हम तुम्हारा हाथ यानी पंजाब और सर यानी कश्मीर दोनों काटेंगे। दैट इज देयर मिशन, क्योंकि उन्हें नहीं बोला कभी। समझ रहे हैं आप? और इसीलिए सीरीज ऑफ डेंजरस अटैक्स उन्होंने किए हैं, डेंजरस अटैक्स। समझ रहे हैं आप? अब ये जो पॉलिसी है इनकी कि सर ब्लीड इंडिया वाली, इसके चलते शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने खारिज कर दिया, डिफाइन कर। क्यों सर? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में ऐसा था कि आपस में सुलटा लेते मामला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इंटरनेशनल जाएंगे, इस मुद्दे को उछालेंगे। अब इंटरनेशनल इस मुद्दे को उछालने के चलते बाकी जो मैंने अभी आपको समझाया था कि बाकी जो इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आ गया कि अरे यार ये तो इंजस्टिस है कश्मीर के अंदर। वो ऐसा मानते हैं कि पैलेस्तीन और कश्मीर दो ही ऐसे जगह हैं जहां पर मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स छीना जाता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? और आप ये भी जानते हैं कि 1990s के अर्ली स्टेजेस में कितनी माल प्रैक्टिस हुई थी इलेक्शंस में, और उसके बाद इतने सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, और पूरी की फंडिंग आराम से कौन देता है? पाकिस्तान देता है। और मेरे भाई इन लोगों ने कि ये जो लोकल कश्मीर की जो टेररिज्म है, लोकल कश्मीर की टेररिज्म है, इसको एक ग्लोबल रूप दिया, जिसके चलते ISIS, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे AQIS बोलते हैं, ये सारे अब POK के अंदर अपनी बेस कैंप, टेरर कैंप बना के अब इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। मेरे भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके भी चलते काफी सारी समस्याएं आती हैं। इसको मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी प्रयास करता हूं कि क्लियर हो। एक मूवी है आर्टिकल 370, मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी उसे देखें। उसमें पूरे लॉजिकल, कुछ भी बायस नहीं, हर चीज उसमें सिस्टमैटिक दिखाई होगी कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 वाज द ब्लैक डे ऑफ इंडिया। उसके बाद सरकार ने पूरी तरीके से अपना जो तरीका था, जो अप्रोच था, वो सॉफ्ट से पूरा हार्ड कर दिया। ठीक है, चीजें चल रही थी। ठीक है, उरी अटैक के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन पुलवामा के बाद मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से 2019 के बाद सरकार ने अपना पूरा ही अप्रोच बदला, वो लिटरली इट्स रियली गुड। ठीक है, क्या क्या हुआ था हम पॉइंट्स में भी देखेंगे, लेकिन अगर आपको किसी मूवी मतलब 370 आर्टिकल 370 उसको बहुत अच्छे समझाया, तो वो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था कि सर टेक्नोलॉजी में टेररिज्म को एक पंख दे दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के चलते अब सोशल मीडिया से ही अपने आप लोग रेटिकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग लीडर्स जो कि खत्म हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुन के ब्रेन वॉश होते रह रहे हैं और अपने आप जाके फट जाएंगे। यानी सर लोन वुल्फ टेरर, जो हमने बताया था पिछले लेक्चर में, लोन वुल्फ टेरर। ठीक है, किसी संस्था के साथ मत जुड़ो, अपने आप ही जाओ और फट जाओ, ले डूबो दूसरों को। ठीक है, हम तो डूबेंगे, सुन साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, उनको तो जाना ही उर के पास है, तुम अपना समझो। ठीक है, लोन वुल्फ टेरर समझ में आ रहा होगा आपको। सुसाइडल टेरर उसी के अंदर का पार्ट है। फिर ड्रोन टेरर फैला रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से ड्रोन टेरर आसान हो चुका है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर एक केमिकल टेरर, और केमिकल टेरर से ही मुझे याद आया फाउदा। ठीक है, मैं फाउदा, ठीक है, वेब सीरीज है ये, इट्स रियली ब्यूटीफुल वैसे। फिर मैं फाउदा कहूँगा और पता चले कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स देख लें, कहेंगे कि ये साला टीचर ठीक नहीं है। ठीक है, सीरीज बता रहा है। मेरे भाई कुछ डेडलीस्ट टेरर अटैक्स हुए हैं, ये बोर्ड कम पड़ जाएगा, इतने सारे अटैक्स हुए हैं। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और मेरे भाई पुलवामा 14 फरवरी द ब्लैक डे ऑफ इंडिया, उसके बाद से सरकार का पूरा एक अप्रोच ही, मैं जहां तक मैंने एनालाइज किया है, वो पूरा बदल गया। ठीक है, हार्ड अप्रोच। अब पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज सर्जिकल स्ट्राइक। बात बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक तो उरी में हुआ था। मेरे भाई एयर वाली, एयर स्ट्राइक भी तो सर्जिकल, हाँ, एयर स्ट्राइक। ठीक है,
और अभी ये जो हुआ पहलगाम अटैक, इसमें भी एयर स्ट्राइक। मेरे भाई जो एयर स्ट्राइक होता है ना, इसका आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। एयर स्ट्राइक ये चीज बताती है कि कुछ भी कर लो, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था इस सरकार से पहले, फैक्ट्स में बता रहा हूं, कभी भी भारत के ऊपर कोई हमला होता था, इंडियन गवर्नमेंट के जो लीडर हैं हमारे, वो जाते थे अमेरिका के पास और कहते कि चाचा इन्होंने मुझे मारा, कुछ तो करो। आज के इंडिया को किसी से पूछने, सलाह लेने या फिर एडवाइस या फिर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी इंटीग्रिटी को रक्षा करने के लिए हम जाएंगे, बम मारेंगे, आ जाएंगे। आप देखते रह जाइएगा, हमें रोक नहीं पाइएगा। क्या ये हार्ड अप्रोच है या सॉफ्ट अप्रोच है? हार्ड अप्रोच, ठीक है। कश्मीर के अंदर अभी सबसे आखिरी पॉइंट वो होगा, धीरे धीरे बेस बनाते, इंटरनेट, या फिर इसको भी बाद में बनाते हैं, पहले दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मेरे भाई जो टेरर सिंपैथाइजर्स हैं, ये सारा जो 370 मूवी जो है, आर्टिकल 370, उस मूवी के अंदर ये सारी चीजें हैं, वो मैंने पॉइंट्स में लिख दी आपको। जो टेरर सिंपैथाइजर्स हैं उनको डिटेन किया गया था। और मेरे भाई 2019 ही वो समय है जब तीसरा पॉइंट, सबसे पहला ही पॉइंट आप लिख दीजिए, 370 आर्टिकल, धारा 370 को हटा लिया गया। उनसे जो स्पेशल स्टेटस था उसको छीन लिया गया। और केवल छीना ही नहीं, दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दी, मतलब छीना भी तोड़ा भी। और इससे क्या हुआ? यूनियन टेरिटरीज में बांटने पे यूनियन टेरिटरी का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, जो एक्शंस, कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से किसी से बिना पूछे कर सकती है, ठीक है। अब ये जो डिटेनिंग टेरर सिंपैथाइजर्स हैं, मैं सिंपल सा एक आपको उदाहरण दूं। बहुत सारे कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको कस्टडी में लिया गया था। ये सारी चीजें 2019 के अंदर ही हो रही, पुलवामा अटैक के बाद ही हो रही। इनमें से सबसे बड़ी जो उदाहरण है वो महबूबा जी हैं, हायाना, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा चूंचा मत करो, बैठो वहां पे, ठीक है। 370 हटा लिया गया, यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। अब और क्या, सारे के सारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। यानी सर डिप्लोमेटिक चैनल्स खत्म करना मतलब, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या आप ये पढ़ते हो, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ये सारे ट्रैक्स बंद कर दिए गए। यानी सर ये अब तो ये चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया नहीं गई। पूरे देश ट्रैवल, जो दूसरी न्यूजीलैंड और ट्रैवल इधर कर रही है, फिर इधर कर रही है, इंडिया नहीं, ठीक है। डिप्लोमेटिक चैनल सारे क्लोज्ड। कौन सा ये हार्ड ही तो अप्रोच है मेरे भाई, क्या आप समझ रहे हैं? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, पांचवा पॉइंट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या मैंने एक टास्क फोर्स के बारे में बताया था, AFATF टास्क फोर्स के बारे में बताया था। इसको ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया था इंडिया ने। इंडिया का तो मन था, मकसद था कि सर ब्लैक लिस्ट में डालो इंडिया के। अब इस टास्क फोर्स में डालने पे क्या होता है, ये जो कंट्रीज हैं वो टेरर को फंड कर रही हैं या किसी प्रकार से इन्वॉल्व्ड हैं, उन पे सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस लगाती है। इंडिया का पूरा प्रयास था कि ब्लैक लिस्ट में डालना, लेकिन ग्रे लिस्ट में डाल पाया। लेकिन सैडली चाइना ने कुछ सालों बाद निकाल लिया, लेकिन रहा 2-3 सालों तक, ठीक, कुछ सालों तक रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर छठवां चीज क्या है सर? सोशल मीडिया, यही मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताना चाहता था। सोशल मीडिया, इस आप उस मूवी के अंदर भी आर्टिकल 370 में भी देखेंगे कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, ठीक है। वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाए, ये पूरी चीज अलग है। अभी तो गोल बड़ा है, छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है ना। सोशल मीडिया को क्यों बंद किया गया? आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्यों इंटरनेट को बंद? तकलीफ ही तो हो रही। मेरे भाई, end-to-end एन्क्रिप्शन का नाम सुना है? खुशी होती है ना, व्हाट्सएप कोई नहीं पढ़ पाएगा, चैट्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के चलते
इस इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा, सोशल मीडिया को शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ पाएगा तो गवर्नमेंट नहीं पढ़ पाएगी। वो पूरा 2019 में उनको पता चल गया था कि भैया ये अब तो कांड होने वाला है, और वो कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए, कोई बात ही नहीं कर पाए, कनेक्ट ही नहीं कर पाए, कनेक्शन नहीं बनेगा तो कुछ बड़ी कंस्पिरेसी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया को बंद किया गया। 5 महीने तक भाई साहब वहां पे इंटरनेट ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? फिर अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया ने किए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अंततः आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, धारा 370 को। चीजें क्लियर हुई हैं आपकी। ये चेंज्ड अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आया। और टू बी वेरी ट्रू, करेंटली जो गवर्नमेंट है इसने जो जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी जो सबसे सेंसिटिव जो जोन्स हैं, उसमें जो किया है कोई भी सरकार इतना नहीं कर पाती, और ना ही किसी सरकार ने किया है। ठीक है, देख ही रहे हैं आप मेरे भाई। इस सरकार के बदलाव के चलते आतंकवादियों ने भी काम बदला अपना। ठीक है, आतंकवादियों ने भी अपना काम बदला। काम कुछ ऐसे बदला कि उन्होंने अपना जो कश्मीर के अंदर कांड करते थे उस कांड को जम्मू के अंदर शुरू कर दिया। केसेस आपने पढ़े होंगे ना, जम्मू के अंदर मेरे भाई पिछले साल, मतलब पिछले टाइम के मुताबिक डबल अटैक्स हुए जम्मू के अंदर। ठीक है, उन्होंने अपने जो फ्रंट फेसेस है उसको बदला, फ्रंट फेसेस को बदल दिया। लश्कर-ए तायबा, तायबा बोलते हैं, लश्कर-ए तायबा, उसको बदल के TRF कर दिया, द रेजिस्टिव फोर्स। इसमें नाम ना आपको अब LET, कई लोगों को नहीं याद होता, आप LET याद हो, लश्कर-ए तायबा नहीं हो रहा है तो ठीक है। उन्होंने जैश-ए मोहम्मद उसको बदला, और एंटी फासिस्ट पुलिस, एंटी फासिस्ट पीपल्स फोर्स कर दिया। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि उन्होंने अपने फ्रंट फेसेस बदल दिए। अभी तो ये गए, ये चचा जान, ठीक है, मर भी गए। ठीक है, इसी साल 2025 में हुआ था। उन्होंने ग्लोबल टेरर, क्या आप समझ रहे हो, ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बैठाना शुरू कर दिया, यानी ISIS और अलकायदा को। ये अप्रोच है, मतलब खुद से नहीं हो पा रहा, लोकल्स की मदद से नहीं हो पा रहा, तो अब भैया ग्लोबल की मदद लो, ग्लोबल आतंकवाद की मदद लो, क्योंकि एट द एंड इस्लामिक टेररिज्म का सबसे बड़ा टारगेट तो इंडिया भी है। ठीक है, अब उस समय तो सरकार ने आर्टिकल 360 हटाने के समय पे इंटरनेट शटडाउन किया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया, मेरे भाई सोशल मीडिया, अब इसका इस्तेमाल वो लोग फिर से करने लगे। अब सिंस सोशल मीडिया एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो कोई और मैसेज पढ़ नहीं पाएगा, तो वो अब आराम से यूथ को रेडिकलाइज कर सकते हैं, यूथ को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और वो ऐसा कुछ ब्रेन वॉश करेंगे कि भाई तुम्हें किसी संस्थान से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तुम फंसोगे भी नहीं, और जाओ और लोन वुल्फ, सुसाइडल अटैक्स, ये सारी चीजें वो करवा रहे हैं। ठीक है, हेट स्पीच दिलवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये मतलब टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं देश के अंदर, केओस फैलाने के लिए, देश की सरकार को हर्ट करने के लिए ये टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहलगाम अटैक। मतलब मैंने देखा कि लोग जो हैं पहलगाम अटैक को भूल के क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा बना लिया कि जस्टिफाई करने में लग गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। भाई जो हुआ था वो तो बता दिया ना उन लोगों ने, अब आप जस्टिफाई क्या करवा रहे हो कि नहीं ये रिलीजन के नाम पे नहीं होता। ये उनका मकसद ही है टारगेटेड किलिंग्स करना, पंडित, कश्मीरी पंडितों को मारना। वो नहीं हो पाया, पहलगाम के अंदर जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे पूछ के मारे कि तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंडरवेयर खोलो, तुम तो हिंदू हो। उनकी बीवियों के सामने, बच्चों के सामने। किसने सपोर्ट दिया उनको? क्या वो बिना लोकल सपोर्ट के आ पाते? कभी नहीं आ पाते। ये देश के अंदर के दुश्मनों से ग्रसित है, वरना कोई इस देश का बाल बाका नहीं कर सकता। इतने स्ट्रांग हैं हम। बेवफाई कभी बाहर से नहीं आती, बेवफाई अंदर से ही आती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में बिल्कुल दम नहीं था। टारगेटेड किलिंग्स,
जो लेबर्स आ रहे हैं, जो वर्कर्स आ रहे हैं दूसरे स्टेट से इंडिया के, उनको मार रहे हैं। बिहार के लेबर्स को मार दिया, इंजीनियर्स को मार रहे हैं, पॉलिटिशियंस को मार रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार रहे हैं। ऐसे इन लोगों का अप्रोच बदला है। लेकिन मेरे भाई आप समझिए कि सरकार का ये मानना है, लोगों का ये मानना है कि जब अंतिम समय आता है तब ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो मानना है, ठीक है। तो लेकिन अब समझ रहे हैं ना, ये सेटबैक्स हैं, ये सारे सेटबैक्स हैं। लेकिन जो हार्ड अप्रोच है, इन सेटबैक्स को एब्जॉर्ब करना ही होगा, समझ रहे हैं? विष पीना ही होगा, क्या कर सकते हैं। मतलब ये तो नहीं ना कि अब हमला हो गया तो अब कुछ करें ही ना, सारी मेहनत वेस्ट तो नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं ना, और हार्ड लाओ और हार्ड। मतलब यही है ना कि मैंने क्या बोला अभी, और सारे यूपीएससी की टीचर्स जानते, भले वो पूरे नोट्स बनवा देते हैं ये वो कि ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, ऐसे रिजॉल्व हो सकता है, सबको कहीं ना कहीं पता है कश्मीर इज एन अनरिजॉल्व्ड इशू, वो नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा तो कुछ करें ही ना, ये तो हमारी फिलोसॉफी नहीं है ना। हमारी फिलोसॉफी क्या है कि निष्कर्म, मतलब समझ रहे ना, बिना फल की चिंता के कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, यही तो है। तो यही है कि सर भले ही एक्शंस लिए जा रहे हो, भले ही सेटबैक्स आए, उन्हें एब्जॉर्ब करके हम और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें और नेवर गिव अप वाली चीज को करें। और केवल ही एक डी यानी डिफेंस वाली चीज को नहीं, बाकी 3 डीज जो हैं उनका इस्तेमाल करें, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन और डिप्लोमेसी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया हो। इस सरकार ने क्या डेवलपमेंट के नाम पे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं की? रेलवेज, हाईवेज, मेरे भाई रोशनी स्कीम करके एक चीज आई थी, ये नोट्स में आप बना सकते हैं, ठीक है। रोशनी स्कीम करके एक चीज आई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए, वहां पे समझ रहे यूथ एम्पावरमेंट करवाना, स्किल डेवलपमेंट करवाना, ठीक है। एक जोजिला टनल करके बन रहा है, G20 वहां पे करना। जोजिला टनल वो है ना कि लेह और श्रीनगर को डायरेक्ट जोड़ देगा, बहुत बढ़िया चीज है जोजिला टनल, ठीक है। G20 वहीं पे करवाया कश्मीर के अंदर, इतने सारी चीजों के होने के बाद भी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहां पे लोकल इलेक्शन, फेयर इलेक्शंस करवाइए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उनको लाइए, ठीक है। डिप्लोमेसी, अब डिप्लोमेसी वाली चीज कई लोग मेरे से नहीं मानेंगे, लेकिन ये वो है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलना। अब इसे आप लिख सकते हैं, अब ये तो सरकार ही करे भैया, अब क्या ही मतलब हम गए। बात वही है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलना, ट्रैक 1 2 जो सारे ब्लॉक हो चुके हैं एट द पॉइंट, वो तो मतलब फिर वही है ना, पड़ा रहेगा डेड ब्लॉक। डिप्लोमेटिक चैनल्स नहीं खोलेंगे तो पड़ा रहेगा डेड ब्लॉक, हो गया रिजॉल्व, कभी नहीं। एक तरीका भी चौथा जो डिप्लोमेसी का है, वो खुलने से चीज़ें आसान होगी एक्सटर्नल पॉइंट पे, और इंटरनल पॉइंट पे भी चीज़ें आसान हो सकती हैं। किस तरीके से? जो कि वाजपेयी जी कह गए थे कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, ये 3 चीज़ उन्होंने कहा था। ये है तो वैसे मतलब हाइपोथेसिस ही, लेकिन समझा देते हैं। कश्मीरियत यानी कश्मीर के जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करना, उस हेरिटेज को रिस्पेक्ट करना, कश्मीरियों को रिस्पेक्ट करना, उनकी जो नस्ल को रिस्पेक्ट करना। जमहूरियत, जमहूरियत मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके अंदर डेमोक्रेसी लाना, तानाशाह ना करना, ठीक है। और इंसानियत, ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व रखना। वो ये मानते थे कि इन तीनों चीज़ों से कश्मीर के अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, तो ये भी है, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर में, इस्लामिक टेररिज्म में और उसके बाद टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर में। और आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम टेररिज्म इन नॉर्थ ईस्ट, या फिर कह लीजिए इंसर्जी इन नॉर्थ ईस्ट को पढ़ने वाले, समझने वाले, बहुत बढ़िया ढंग से समझने वाले। और मेरे भाई आप विश्वास रखिए, पर्सनल फेवरेट अगर कोई टॉपिक है मेरा तो वो टेररिज्म इन नॉर्थ ईस्ट है। और इसलिए भी है क्योंकि मैंने अच्छा खासा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिताया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा पूरा चाइल्डहुड वहाँ पे बीता हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे पता है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।